nitric acid, that is HNO3. Today we will discuss nitric acid, and first of all we will discuss preparation. And the first preparation is laboratory method. So in laboratory, nitric acid is prepared by the reaction of KNO3 or NaNO3 with concentrated sulfuric acid. So NaNO3 plus H2SO4 will give NaHSO4 salt बनाएगा और along with HNO3. ठीक है, तो यहाँ पे it will give H plus ion, it will form a salt and along with HNO3. Now the next one is, तो ये तो इतना important नहीं है. This is the laboratory preparation. We can write the similar reaction with KNO3 also, H2SO4. So it will form KHSO4 along with HNO3. Okay, so there is nothing so much important in this. Now the next preparation is the commercial scale preparation. And this is important, and the method used in commercial preparation or the process used in commercial preparation is Ostwald's process. तो जो process यहाँ पे use होता है वो process कौन सा है? वो process है Ostwald's process. Ostwald's process is used in the commercial preparation of nitric acid. Now it occurs in a number of steps. तो क्या क्या steps हैं वो देख लेते हैं. The first step of Ostwald process is catalytic oxidation of NH3 by atmospheric oxygen. So first is catalytic oxidation of NH3 by atmospheric oxygen. तो सबसे पहले NH3 मतलब अमोनिया का ऑक्सीडेशन जो है वो होता है. तो ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, सो अमोनिया दैट इज़ NH3, इसका होता है ऑक्सीडेशन, है ना. और ये जो ऑक्सीजन आ रही है ये कहाँ से आ रही है? फ्रॉम एयर. तो ऑक्सीडेशन करेंगे अगर, एंड द ऑक्सीडेशन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन कैटलिस्ट एक्सेट्रा, and the reaction conditions are temperature of 500 K and 9 bar. So oxidation, catalytic oxidation of ammonia. तो ऑक्सीडेशन करते हैं तो अमोनिया गेट्स कन्वर्टेड इनटू NO, that is nitric oxide, along with the formation of water. ठीक. So first step is catalytic oxidation of ammonia. The second step is formation of NO2. So 2NO plus O2 ऑक्सीजन के साथ फिर रिएक्शन होती है और फर्दर ऑक्सीडेशन होता है एंड इट फॉर्म्स NO2. तो फर्स्ट स्टेप में NO नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, सेकेंड स्टेप में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब NO2 का फॉर्मेशन होता है. थर्ड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ HNO3. थर्ड स्टेप इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ HNO3. तो HNO3 का फॉर्मेशन कैसे होता है? यहाँ पे जो NO2 बना है इसकी रिएक्शन जो है हम वाटर से करा देते हैं और वाटर से रिएक्ट करने के बाद जो है ये बना लेता है HNO3. ठीक है, along with the formation of NO. So Ostwald process occurs in 3 steps. First step is catalytic oxidation of ammonia. So अमोनिया का ऑक्सीडेशन करते हैं, उसके बाद हमें क्या मिलता है? नाइट्रिक ऑक्साइड. सेकेंड स्टेप इज़ फॉर्मेशन ऑफ NO2.
यही नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से फर्दर ऑक्सीडेशन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है और थर्ड स्टेप में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वाटर से रिएक्शन करा के नाइट्रिक एसिड का हम फॉर्मेशन कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है कि लास्ट स्टेप में क्या जनरेट हो रहा है, NO, ठीक है। तो जो लास्ट स्टेप में NO जनरेट हो रहा है इसी को हम वापस सेकेंड स्टेप से यूज़ कर लेते हैं। तो हमें बार बार नाइट्रिक ऑक्साइड अमोनिया को ऑक्सीडेशन करके बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लास्ट स्टेप में नाइट्रिक ऑक्साइड रीजनरेट होता है, उसी को हम वापस रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं कि जो NO बना है, NO इज़ रिसाइकल्ड, है ना। तो बार बार उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसको क्या करते हैं हम उसको रिसाइकिल कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें जो यहाँ पर एक्वस HNO3 मिला है इसको हमें कंसनट्रेट करना होगा। तो एक्वस HNO3 is concentrated by distillation up to 68% by mass। तो 68% बाई मास तक जो हम कंसंट्रेशन करते हैं वो डिस्टिलेशन से करते हैं। 68% जब हमारा कंसंट्रेशन हो जाता है HNO3 का तो उसके आगे हम डिस्टिलेशन नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि 68 जब कंसंट्रेशन हो जाता है इसके बाद जो हमारा HNO3 है एक्वस सॉल्यूशन एट 68% कंसंट्रेशन, it starts behaving as an azeotropic mixture। and what azeotropic mixtures are ये हम solution में already पढ़ चुके हैं। so they are constant boiling mixtures। so once a mixture starts behaving as an azeotropic mixture तो अब हम उसे distillation से अलग नहीं कर सकते हैं। तो 68% बाई मास तक हम जो concentration करते हैं वो distillation से करते हैं, इसके आगे हम डिस्टिलेशन से नहीं कर सकते। तो अगर हम इसके आगे डिस्टिलेशन से नहीं कर सकते तो हम फिर कैसे करेंगे। तो 68% तक कंसंट्रेशन हमने डिस्टिलेशन से कर लिया, उसके बाद कंसंट्रेशन टू 98% कैन बी अचीव्ड by dehydration with concentrated H2SO4। तो 98% तक कंसंट्रेशन हम कैसे अचीव करते हैं, बाय डिहाइड्रेशन विथ कंसंट्रेटेड H2SO4। वी नो H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। तो वाटर निकाल देता है, वो डिहाइड्रेट कर देता है और कंसंट्रेशन हमारी 98% तक हो जाती है। तो 68% तक की कंसंट्रेशन जो है हम डिस्टिलेशन से अचीव करते हैं और 98% तक की कंसंट्रेशन जो है हम वो H2SO4 से डिहाइड्रेशन करके अचीव करते हैं। तो दिस वाज द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाउ द नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज। ठीक है, फर्स्ट इज एसिडिक नेचर। सो ऑफ कोर्स नाइट्रिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर। तो एसिडिक है तो HNO3 जो है वो H+ आयन जो है वो सोल्यूशन में जनरेट करेगा। सो HNO3 एक्वस, सो वाटर में जो है वो H+ आयन जनरेट करता है। H+ आयन जो यहाँ से निकलते हैं वो वाटर के साथ कंबाइन करके H3O+ मतलब हाइड्रोनियम आयन्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं और यहाँ पे नेगेटिव पार्ट मतलब NO3- बन जाता है। तो एक्वस सॉल्यूशंस में इट गिव्स H+ आयन्स एंड देयरफॉर HNO3 इज एसिडिक इन नेचर। देयरफॉर HNO3 इज एसिडिक इन नेचर। नाउ नेक्स्ट property is second is concentrated. Now not only concentrated, dilute also. Concentrated nitric acid is a strong oxidizing agent. So it is a strong oxidizing agent. So concentrated nitric acid is a strong oxidizing agent. तो अब हम एक एक करके HNO3 से मेटल का ऑक्सीडेशन देखेंगे एक बार और फिर उसके बाद जो है हम नॉन मेटल्स का ऑक्सीडेशन देखेंगे। तो फर्स्ट इज
ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स, तो सबसे पहले तो अब देखते हैं कि क्या क्या मतलब पाथ क्या है हमारा ऑक्सीडेशन का। सो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स, अब ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स में भी दो जो है हमारी क्लासिफिकेशंस होती हैं। एक उन मेटल्स का ऑक्सीडेशन जो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, दूसरा उन मेटल्स का ऑक्सीडेशन जो हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखेंगे किसका ऑक्सीडेशन देख रहे हैं, उन मेटल्स का, मेटल्स मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन हाइड्रोजन, metals more electropositive than hydrogen. Now what is the path of this oxidation? होता क्या है कि ये मेटल है, ये HNO3 से रिएक्ट करता है, तो HNO3 से रिएक्ट करके मेटल का नाइट्रेट बना लेता है, ठीक है, मेटल नाइट्रेट। अब जब मेटल नाइट्रेट, तो मेटल और NO3 नाइट्रेट बना लिया, क्या बच गया, हाइड्रोजन, ठीक। तो मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड्स टू फॉर्म मेटल नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन। अब जो बाकी मॉलिक्यूल्स हैं नाइट्रेट के, तो वो H+ से रिएक्ट करते हैं, तो H हाइड्रोजन रिडक्शन करेगा ना, तो यहाँ पे बनता है रिडक्शन प्रोडक्ट, यहाँ क्या बनता है, रिडक्शन प्रोडक्ट एलॉन्ग विथ वाटर। तो यहाँ पे एक रिडक्शन प्रोडक्ट बनता है और एक वाटर जो है यहाँ पे बन जाता है। तो अब रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव करी जाती है, एक रिडक्शन प्रोडक्ट बनता है। सो दिस इज़ द पाथ, ठीक है, दिस इज़ द जनरल रिएक्शन एक्चुअली, कि मेटल रिएक्ट्स विद HNO3 टू फॉर्म मेटल नाइट्रेट अलॉन्ग विद हाइड्रोजन, फिर HNO3 हाइड्रोजन से रिएक्ट करके रिडक्शन प्रोडक्ट बनाता है और साथ में वाटर बनाता है। अब कितने H+ आते हैं, किस लेवल का जो है ये रिएक्शन हो रहा है, उस पर हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं। तो HNO3 से हमने शुरू करा, एक H+ के साथ रिडक्शन किया इसका, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये और एक ऑक्सीजन, तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया मतलब दो हाइड्रोजन निकल गया और एक ऑक्सीजन निकल गया। तो पहले 3 ऑक्सीजन थे, तो अब 2 ही ऑक्सीजन बच गए, तो हमारा बन गया NO2। फिर आगे बढ़े, 2 और हाइड्रोजन दिए हमने, तो 2 और हाइड्रोजन दिए, तो एक और वाटर का मॉलिक्यूल निकला, तो ये H2 और यहाँ से एक और ऑक्सीजन निकल गया, तो बचा NO। फिर थोड़ा आगे बढ़े, फिर हमने 5 हाइड्रोजन दे दिए, 5 हाइड्रोजन दे दिए, तो फिर एक वाटर का मॉलिक्यूल निकला। वाटर का मॉलिक्यूल निकलने का मतलब है कि 5 में से 2 हाइड्रोजन गए और ये ऑक्सीजन वाटर निकल गया। अब 5 में से 2 हाइड्रोजन गए, 3 बच गए हैं, तो 3 हाइड्रोजन बच गए और एक नाइट्रोजन बच गया है, तो बन गया अमोनिया। फिर इसकी रिएक्शन हुई HNO3 के साथ अमोनिया की। HNO3 एसिडिक होता है, अमोनिया बेसिक होता है, एसिड बेस रिएक्शन करके इन्होंने सॉल्ट बना लिया, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने इस अमोनियम नाइट्रेट को हीट कर दिया। जब हमने अमोनियम नाइट्रेट को हीट किया तो उसमें से वाटर निकल गया, ठीक है, वाटर निकल गया और हमारा जो है 2H2O एक्चुअली, 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकले, 4 हाइड्रोजन है ना, तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल मतलब ये चारों हाइड्रोजन निकल गए, 3 में से जो है एक ऑक्सीजन भी निकल गया। तो अब हमारे पास जो यहाँ पर प्रोडक्ट बच जाता है, 2 ऑक्सीजन निकल गया एक्चुअली, तो हमारे पास बच गया N2O। सो दिस इज़ द पाथ ऑफ द रिएक्शन विच इज़ अकरिंग, ठीक है। तो ये हमारा पाथ है पूरा। तो कितने हाइड्रोजन हम एक्चुअली प्रोवाइड कर पा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमारा फाइनल रिडक्शन प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा। सो दिस इज़ द पाथ ऑफ रिएक्शन फॉर मेटल्स विच आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। अब एक्चुअली क्या प्रोडक्ट बनेगा ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटल पे, कंसनट्रेशन ऑफ एसिड पे एंड टेम्परेचर पे, ठीक है। जितना ज़्यादा डाइल्यूशन होता है रिडक्शन उतना ज़्यादा होता है। मोर इज़ द डाइल्यूशन ग्रेटर इज़ द एक्सटेंट ऑफ रिडक्शन, मोर इज़ द डाइल्यूशन ग्रेटर इज़ द एक्सटेंट ऑफ रिडक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ इसको। देखो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती है, क्योंकि हम वहाँ हमसे कोई ये नहीं पूछता कि कैसे हो रहा है रिएक्शन, वहाँ पे हमें रिएक्शंस कंप्लीट करनी होती हैं। पर रिएक्शन कंप्लीट करने के 2 तरीके होते हैं, या तो हम उनको रट लें और रट के जाके कंप्लीट कर दें, दूसरा हम उनको समझ लें, ठीक है। अब वहाँ लिखने के लिए रटना तो थोड़ा बहुत पड़ता ही है, पर उसको समझना भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो दिस इज़ एक्चुअली द पाथ विच इज़ अकरिंग, ठीक है।
फाइनली क्या प्रोडक्ट बनेगा ये एक्चुअली किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये यहाँ पे मैं नोट कर दे रही हूँ. स्टेज टू विच रिडक्शन actually occurs depend upon the following factors. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है डिफरेंट स्टेजेस में. एक बार NO2 बन रहा है, फिर NO बन रहा है, फिर NH3 बन रहा है. तो इनमें से कौन सा और फाइनल प्रोडक्ट N2O है. तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट एक्चुअली बनेगा, ये बहुत से फैक्टर्स पे, मतलब रिडक्शन का किस एक्सटेंट तक रिडक्शन होगा और कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है. क्या क्या फैक्टर्स हैं वो जिन पे डिपेंड करता है. डिपेंड करता है ये नेचर ऑफ मेटल पे. इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल. बी, इट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड. सी, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. ठीक है, ये वो फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है. साथ ही एक और चीज़ होती है कि मोर इज़ द डाइल्यूशन, more is the dilution, greater is the extent of reduction. More is the dilution, greater is the extent of reduction. अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे, और जो एग्जाम्पल लेंगे हम वो एक्चुअली हम NCERT बुक का एग्जाम्पल लेंगे. तो हमारी NCERT में जिंक है, और जिंक की HNO3 के साथ जो है वो रिएक्शंस लिखी हुई हैं. 2 रिएक्शन लिखी हैं एक्चुअली. ठीक है, इसको हम यहीं पे रखते हैं. तो अब हम जिंक की रिएक्शन देखेंगे. नाउ वी विल सी द रिएक्शन ऑफ जिंक. तो सबसे पहले देखते हैं ये एक रिएक्शन ये लिखी है, जिंक 4Zn प्लस 10 HNO3 डाइल्यूट. ठीक है, एक्चुअली दिस इज़ हॉट एंड डाइल्यूट, and it gives 4Zn NO3 whole twice plus 5H2O plus N2. ठीक है, तो एक तो हमें ये रिएक्शन जो है एग्ज़ाम में कंप्लीट करने को आती है, तो हम बार बार लिख के प्रैक्टिस कर लें, रट लें जब भाई जाके कि कंप्लीट कर दिया हमने वहाँ पे एग्ज़ाम में. अब हो कैसे रही है ये भी हमें पता होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं. एक तो हमें इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम एग्ज़ाम में जाके उसको कंप्लीट कर दें, और दूसरा हमें एक्चुअली पता भी होना चाहिए कि रिएक्शन में एक्चुअली हो क्या रहा है, तो कैसे ये बन रही है रिएक्शन, कैसे ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं. तो एक तो ये रिएक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बाय हुक और क्रुक हमें ये रिएक्शन करनी है एग्ज़ाम में. दूसरी चीज़ है, हमें देखना है कि एक्चुअली ये रिएक्शन जो है वो हो कैसे रही है. ठीक है, तो कैसे हो रही है भाई. इसमें जो मेटल यूज़ हो रहा है वो जिंक है. ठीक है, कौन सा मेटल यूज़ हो रहा है, जिंक यूज़ हो रहा है ना. तो यहाँ हमने क्या लिखा था, मेटल प्लस HNO3, तो मेटल की जगह क्या लिख देते हैं, जिंक. उसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, HNO3 के साथ. क्या बनता है, मेटल नाइट्रेट. तो यहाँ पे मेटल कौन है, जिंक. नाइट्रेट यानी NO3. NO3 का वैलेंसी चार्ज -1 है, इसका +2 है, तो ये हो गया. ठीक, जिंक नाइट्रेट अलॉन्ग विथ एक हाइड्रोजन निकला यहाँ से. ठीक, एक हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे नाइट्रेट 2 है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे 2 हाइड्रोजन निकल गए. ये पहली हमारी जनरल रिएक्शन क्या थी, मेटल प्लस HNO3 गिव्स मेटल नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन, तो उसके हिसाब से ये हो गया. ठीक है, अब दूसरा देखो, हमने क्या कहा है कि जितना ज़्यादा डाइल्यूशन होता है उतना ज़्यादा रिडक्शन होता है. तो हमने मान लिया है कि पूरा कंप्लीट जो है NH3 तक रिडक्शन इस केस में होगा. अगर NH3 तक रिडक्शन हुआ तो हमें कितने हाइड्रोजन्स की ज़रूरत पड़ेगी, 5 + 2 6 7 + 1 8. कितने हाइड्रोजन्स की ज़रूरत पड़ेगी, 8 हाइड्रोजन्स की. यहाँ पे हमने हॉट एंड डाइल्यूट HNO3 लिया है, और वहीं हमने नीचे लिखा था कि मोर इज़ द डाइल्यूशन, ग्रेटर इज़ द रिडक्शन. तो क्योंकि हमने डाइल्यूट HNO3 लिया है, तो हमने मान लिया है कि कंप्लीट रिडक्शन हो रही है, और कंप्लीट रिडक्शन होने का मतलब है कि NH3 तक की रिडक्शन होगी. NH3 तक रिडक्शन होने का मतलब है कि 5 + 2 + 1 8 हाइड्रोजन्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी. पर यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज़ कितने हो रहे हैं, 2. 8 कैसे बनेंगे, 8 तब बनेंगे जब हम इन्हें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो 4 × 2 = 8 हो जाएगी. ये हो गया, 4 से मल्टीप्लाई किया हमने. अब सेकेंड है हमारी
HNO3 प्लस H, कितने H भाई? 8, है ना, हम कंप्लीट रिडक्शन करा रहे हैं। 8H लेकर जब हम रिडक्शन कर देंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? NH3, ठीक है। NH3 अलॉन्ग विद, हर स्टेप पर वाटर रिलीज़ हो रही है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, टोटल कितनी वाटर रिलीज़ हुई है? 3H2O, ठीक है। तो ये हमारी जनरल रिएक्शन थी। मेटल प्लस HNO3 गिव्स मेटल नाइट्रेट प्लस H। तो मेटल कौन है? जिंक, उसका नाइट्रेट बन गया, यहाँ बैलेंस किया तो 2 हाइड्रोजन रिलीज़ हुए। अब क्योंकि ये डाइल्यूट HNO3 है तो हम मान रहे हैं कि पूरा रिडक्शन हो जा रहा है। पूरा रिडक्शन होने का मतलब है कि 5 + 2 7 + 1 8 हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी। 8 कैसे होगा? जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सेकेंड स्टेप है HNO3 प्लस H, कितने H की ज़रूरत है? 8H ले लेंगे तो लास्ट वाला रिडक्शन प्रोडक्ट बनेगा, वो कौन है? NH3। NH3 के साथ क्या बनता है? वाटर बनता है। कितने वाटर बने? एक यहाँ रिलीज़ हुआ, एक यहाँ रिलीज़ हुआ, एक यहाँ, तो टोटल 3H2O, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद जो ये NH3 बना है उसकी रिएक्शन होती है HNO3 के साथ वापस, और बन जाता है अमोनियम नाइट्रेट। फिर यही अमोनियम नाइट्रेट जो है इसको हम करते हैं हीट, और ये बना देता है N2O अलॉन्ग विथ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये हो गया। अब अगर हम फाइनल इक्वेशन निकालें तो फाइनल इक्वेशन निकालेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड में है। उसके अलावा ये और ये अमोनिया भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी दोनों साइड में है ना। और कुछ तो हमें कैंसिल होने लायक जो है वो दिख रहा है। क्या दिख रहा है? जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को तो ये 8H हो जाएगा, तो ये 8H और ये 8H, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब हम लिखेंगे फाइनल इक्वेशन। 4 से मल्टीप्लाई करा है 4Zn प्लस ये 2 है, तो 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 8 हो गया, 4 2 ज़ा 8 हो गया, 9 10, तो कितने HNO3 हो गए? 10। 8 यहाँ पे हो गए, 4 2 ज़ा 8, ये एक 9 और एक ये 10, तो 10 HNO3, ठीक, डाइल्यूट, साथ में हॉट। रिएक्टेंट साइड में देखो, ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 4ZnNO3 होल ट्वाइस। उसके अलावा बन रहे हैं वाटर, कितने? 3 4 5H2O। उसके अलावा क्या बच जा रहा है? ये प्लस N2O। तो ये हमारी आ गई इक्वेशन। तो ये NCERT में गिवन है। ये कैसे आ रही है? ये ऐसे आई है, ठीक है। तो ये हमें समझना आना चाहिए कैसे आई है। एग्ज़ाम में ये तो कोई पूछता नहीं है, एग्ज़ाम में पूछते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट करनी है, तो एग्ज़ाम में हमारा फोकस होना चाहिए कि हमें रिएक्शन कंप्लीट करनी है। अब या तो हम प्रॉपर ऐसे निकाल के समझ के करें, या हम घर से इतनी प्रैक्टिस करके जाएं कि हमें रिएक्शन दिखे एग्ज़ाम में और हम उसे तुरंत कंप्लीट कर दें। पर दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, प्रैक्टिस भी ज़रूरी है ताकि हम एग्ज़ाम में रिएक्शन कंप्लीट कर सकें। ये कैसे आई है ये पता होना भी हमें ज़रूरी है, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन हो गई जिंक की डाइल्यूट HNO3 के साथ। अब जो हमारी बुक है NCERT, उसमें इसी जिंक की रिएक्शन उन्होंने कराई है विद हॉट एंड कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ, ठीक है। और वो रिएक्शन ये है, ये भी हम देखेंगे कि कैसे आ रही है, ठीक, ये भी देखेंगे। ये ठीक, कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ। अब देखो कैसे आएगी, वो लिख के देखते हैं। तो यहीं से शुरू करते हैं अपना। यहाँ से क्या होता है? मेटल प्लस HNO3 गिव्स मेटल नाइट्रेट प्लस H। मेटल कौन है? जिंक। तो जिंक प्लस HNO3 गिव्स मेटल नाइट्रेट, मतलब ZnNO3 होल ट्वाइस, 2 NO3, मतलब यहाँ 2 प्लस H प्लस, कितने रिलीज़ हुए? 2, ठीक। अब यहाँ क्या है? कंसनट्रेटेड है HNO3, तो कंसनट्रेटेड होने का मतलब है कि रिडक्शन जो है वो ज़्यादा नहीं होगी। तो ज़्यादा नहीं होगी तो रिडक्शन पहले ही स्टेप पे रुक जाएगी, मतलब NO2 पे, ठीक। अगर रिडक्शन NO2 पे रुक गई तो हमें कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत है? 1। रिलीज़ कितने हो रहे हैं? 2। तो जो हम सेकेंड वाला इक्वेशन लिखेंगे उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो HNO3 प्लस H,
पहले स्टेप पे रिएक्शन रुक जा रही है, इसलिए रिडक्शन प्रोडक्ट क्या बनेगा, NO2 अलॉन्ग विद 1 वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रिलीज़ हो रहे हैं, यहाँ यूज़ एक ही हो रहा है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब आगे कुछ नहीं होगा क्योंकि रिएक्शन NO2 स्टेज पे ही रुक जा रही है। ठीक, अब देखो क्या क्या कैंसिल होने लायक है, उसको कैंसिल कर देंगे, है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई होने पर ये भी 2H हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हम लिखते हैं। अब यहाँ बचा जिंक प्लस ये हो गया 2 और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 2 हो जाएगा, तो 2 + 2 4 4HNO3 कंसनट्रेटेड। साथ में बनेगा ZnNO3 2 अलॉन्ग विथ, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 2H2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 2NO2 हो जाएगा, तो ये हो गई हमारी रिएक्शन। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो एक्चुअली बुक में क्या दिया हुआ है, ये रिएक्शन दी है और ये रिएक्शन दी है, और एक जिंक की डाइल्यूट HNO3 के साथ भी और कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ भी। ये हमें एग्ज़ाम में कंप्लीट करने को आती है, तो वो हमें करना है कंप्लीट, या तो हम समझ के कर लें या तो हम इतनी प्रैक्टिस कर लें कि हम जाके उस रिएक्शन को कंप्लीट कर दें। ठीक है, बाकी कैसे आ रही है रिएक्शन वो ये हो गया। सो दिस वॉज दी ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स विच आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। नेक्स्ट विल बी oxidation of metals which are less electropositive than hydrogen. So next is again हम क्या करने वाले हैं, ऑक्सीडेशन ही करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। ठीक है, कौन से मेटल्स, विच आर लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन हाइड्रोजन। ठीक, अब लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन हाइड्रोजन का मतलब जाके ढूंढो। ठीक है, हर चीज़ बताई नहीं जाती है, खुद भी मेहनत किया जाता है। तो यहाँ पे अब लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन हाइड्रोजन, तो जाओ जनरल पाथ ऑफ रिएक्शन देखते हैं पहले क्या है। जनरल पाथ ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं। जनरल पाथ ऑफ रिएक्शन हमारी ये है कि ये है हमारा मेटल और इसकी हमने करी HNO3 के साथ रिएक्शन, तो सबसे पहले इसमें बनता है मेटल ऑक्साइड। ठीक है, और मेटल ऑक्साइड के साथ बनता है, अलग कलर से लिख देते हैं, मेटल ऑक्साइड के साथ बनता है NO2 या NO, मतलब इन दोनों में से कोई एक, अलॉन्ग विथ वाटर। ठीक, और दूसरा हो गया मेटल ऑक्साइड जो बना है ये ऊपर, मेटल ऑक्साइड अगेन रिएक्ट्स विद HNO3 टू फॉर्म मेटल नाइट्रेट along with water. ठीक, तो दिस इज़ द जनरल पाथ ऑफ रिएक्शन। ठीक, अब जनरल पाथ ऑफ रिएक्शन के साथ जो बात हमें ध्यान रखनी है वो ये कि यहाँ 2 है ना, या तो ये बनेगा या तो ये। अगर कंसनट्रेटेड HNO3 हुआ तो बनेगा NO2, और अगर डाइल्यूट HNO3 हुआ तो बनेगा NO। ठीक, ये हो गए। अब हमारी बुक में जो रिएक्शंस दिए हैं वो दिए हैं कॉपर के। हमारी बुक में किसके रिएक्शंस दिए हैं, कॉपर के दिए हैं। तो हम लिखेंगे रिएक्शन और देखेंगे कि वो जो है कैसे जो है वो रिएक्शंस आ रही हैं। तो जो रिएक्शंस हमारी बुक में लिखे हैं वो लिख लेते हैं पहले। तो हमारी बुक में 2 रिएक्शंस लिखी हैं, 3Cu + 8HNO3, एक बार डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन है, और एक बार जो है कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ जो है वो रिएक्शन कराई गई। ठीक, अब यहाँ देखो डाइल्यूट के साथ जो प्रोडक्ट बना है वो NO है, और कंसनट्रेटेड के साथ जो प्रोडक्ट बना है वो NO2 है। ठीक है, मेटल नाइट्रेट फाइनल प्रोडक्ट है, दोनों में बना है, फाइनल प्रोडक्ट वाटर भी होगा। ठीक, अब ये कैसे आई, पहली बात तो इम्पॉर्टेंट है भाई, दोनों रिएक्शंस हमें एग्ज़ाम में करनी है कंप्लीट। कैसे आई ये रिएक्शंस ये देख लेते हैं अब एक बार। तो कैसे आई भाई,
देखो अब हमारा जो रिएक्शन होना है वो मेटल के साथ होना है। मेटल यहाँ पर कौन है, कॉपर है। उसकी रिएक्शन हमने कराई है HNO3 के साथ। तो ये कह रहे हैं कि मेटल ऑक्साइड बना CuO। अब अगर हम पहला वाला ले लें, डाइल्यूट वाला, ठीक है, तो डाइल्यूट वाले में जो प्रोडक्ट बनेगा, डाइल्यूट में प्रोडक्ट बनेगा NO। तो NO बना और साथ में बना वाटर, ठीक। तो ये हो गया, तो ये एक रिएक्शन हो गई। अब देखो बैलेंस्ड है कि नहीं। 1 2 3 3 ऑक्सीजन इधर है, 3 ऑक्सीजन इधर है, एक कॉपर इधर है, एक कॉपर इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, इधर 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इधर 2 हाइड्रोजन है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नाइट्रोजन भी 2 हो जाएगा। अब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो अब यहाँ 3 2 6 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे भी 1 2 3 4 ही अभी हमारे पास है यहाँ पर। तो हमें और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अभी। अब और कैसे मल्टीप्लाई करें भाई। तो 1 2 3 हो रहा है ना, तो यहाँ 3 कर देते हैं और इसको 3 कर देते हैं। अब देखो 3 4 5 6 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, 3 2 6 यहाँ हो गए, 3 कॉपर यहाँ, 3 कॉपर यहाँ, 2 नाइट्रोजन यहाँ, 2 नाइट्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन। तो ये हो गई बैलेंस। तो पहला स्टेप हो गया। मेटल प्लस HNO3 गिव्स मेटल ऑक्साइड। इन दोनों में से क्योंकि डाइल्यूट ले रहे हैं तो NO बना दिया और साथ में वाटर और फिर बैलेंस कर दिया। सब सेकेंड स्टेप क्या है, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड जो है बना हमारा वो है CuO, है ना, कॉपर ऑक्साइड। कितना बना है 3। उसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, HNO3 के साथ, ठीक है। और उसके साथ हमें बनाना है मेटल का नाइट्रेट। तो मेटल नाइट्रेट बनाना है। तो 3 मेटल नाइट्रेट जो बनेगा वो होगा CuNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। कितना बनेगा 3। अब 3 बना है ये तो, और ये एक मॉलिक्यूल में 2 यूज़ में, तो 3 2 6 हो गया ये, ठीक है। तो 6 NO3 आएंगे जब यहाँ पर 6 HNO3 होगा। तो ये हो गया। अब मेटल नाइट्रेट के साथ बनेगा वाटर। वाटर कितने बनेंगे, यहाँ कितने हाइड्रोजन है 6, तो यहाँ कितने वाटर होने चाहिए 3 2 6 3, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल कर देते हैं, बाकी को ऐड कर देंगे। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। और कुछ तो नहीं है कैंसिल होने वाला। अब देखो ये 3 कॉपर प्लस 6 + 2 8 हो गया। 8 HNO3 gives 3 CuNO3 whole twice along with 2NO + 3 + 1 4 H2O, ठीक है। तो ये वो पहली वाली रिएक्शन हो गई हमारी, ठीक है। तो ये इस तरह से आएगी। दूसरी वाली रिएक्शन देखो कैसे आई। दूसरी हमारी कंसनट्रेटेड के साथ है। तो अगेन जनरल रिएक्शन, मेटल प्लस HNO3 Cu + HNO3 गिव्स मेटल ऑक्साइड मतलब CuO प्लस, क्योंकि ये कंसनट्रेटेड है तो क्या बनेगा NO2 along with H2O, ठीक। अब यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे भी 2 कर देते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन कर लो, 3 2 6 1 2 3 4 ही हो रहे हैं अभी। तो क्या करते हैं, अच्छा 2 नाइट्रोजन हुए, यहाँ पे भी 2 होने चाहिए। तो 2 2 4 5 6 हो गए, ठीक। ये हो गई बैलेंस्ड। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, मेटल ऑक्साइड कौन है, मेटल ऑक्साइड CuO। उसकी रिएक्शन फिर HNO3 के साथ होती है और बनता है मेटल नाइट्रेट। और मेटल नाइट्रेट कॉपर का होगा CuNO3 होल ट्वाइस। 2 लाने हैं ना यहाँ पे NO3, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ये हो गया बैलेंस है 3 2 6, हाँ ठीक है। अब हम इसको ऐड कर देंगे, जो कैंसिल होने वाली चीज़ें हैं उनको कैंसिल कर देंगे। तो कॉपर ऑक्साइड कैंसिल हो गया। क्या बचा, कॉपर प्लस 2 + 2 4 4 HNO3 gives CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 2 NO2 प्लस 2 H2O, ठीक है। 2 ही होगा ना, हाँ, प्लस 2 H2O, ठीक है। यहाँ पे 2 लगाना भूल गए। तो ये हो गई हमारी सेकेंड वाली इक्वेशन, ठीक है। तो ये 2 इक्वेशन जो हैं कॉपर की NCERT में गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको हमें एग्ज़ाम में किसी तरह कंप्लीट करना है प्रैक्टिस करके। और कैसे आई हैं ये इक्वेशंस, ये हो गई
ये जनरल इक्वेशन है जहाँ से हमने इसको डिराइव करा है. So this is the oxidation properties of nitric acid. Oxidation of metals which are more electropositive than hydrogen and less electropositive than hydrogen. More electropositive than hydrogen में zinc example है and less electropositive than hydrogen में जो है वो copper example है. Now next is कुछ ऐसे भी metals हैं जो passive हो जाते हैं when they come in contact with HNO3. अच्छा, passivity देख लेते हैं. चलो, तो क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं, we call it passivity. We call it passivity. Passivity मतलब some metals like chromium, nickel, aluminium do not dissolve in concentrated nitric acid because of formation of a passive film of oxide on the surface. तो कुछ मेटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जब वो क्रोमियम नाइट्रिक एसिड के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके सरफेस पर उन्हीं के ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, और वो जो ऑक्साइड की लेयर बन जाती है उसकी वजह से आगे कोई रिएक्शन नहीं हो पाती है. एंड दिस इज़ कॉल्ड पैसिविटी एंड वी कॉल दैट HNO3 हैज़ मेड देम रेंडर्ड पैसिव. पैसिव मतलब अब वो आगे रिएक्ट नहीं करेंगे. तो क्यों नहीं रिएक्ट करते, कौन कौन से हैं, फॉर एग्जांपल क्रोमियम, निकल, एल्यूमिनियम. व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद HNO3 तो उनके सरफेस पर ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, और जो ऑक्साइड की लेयर बन गई है उसकी वजह से वो आगे और रिएक्टिविटी जो है, रिएक्शन जो है वो शो नहीं कर पाते, and they become passive, and we call it that HNO3 has made them rendered passive. What are the examples of such metals? That is chromium, nickel and aluminium. तो अब ऑक्सीडेशन की बात कर रहे थे, मेटल्स की बात कर ली है, अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स की. नॉन मेटल्स का भी ये ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स. ठीक है, अब एक जनरल रिएक्शन पहले लिख लेते हैं हम. हमारी जनरल रिएक्शन क्या है, वो है कि 2HNO3 concentrated, it gives H2O along with 2NO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन. ठीक है, यही नेसेंट ऑक्सीजन जो है इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है. NCERT में जिन नॉन मेटल्स की बात करी गई है वो है I2C, S8 एंड P4. ठीक है, सबकी रिएक्शन किसके साथ होनी है, HNO3 के साथ. ये हो गई. पहले तो मैं रिएक्शंस सारी लिख दे रही हूँ कि क्या है रिएक्शंस एक्चुअली, फिर देखते हैं. है ना, ये रिएक्शंस जो हैं ये ऑक्सीडेशन वाली नाइट्रिक एसिड की बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो इनको तो हमें जो है वो ज़रूर ही प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि ये कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शंस में आती हैं, या ये कभी कभी ऐसे आती भी है. मतलब एग्जांपल लिखो जो है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो है नाइट्रिक एसिड का, उसके मेटल्स और नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स लिखने के लिए भी आ जाता है. ठीक है, तो ये रिएक्शंस हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए, साथ में हमें समझ में भी आनी चाहिए कि कैसे हो रही हैं रिएक्शंस ये. ठीक है, तो ये 4 रिएक्शंस जो है NCERT में हमें दी हुई हैं, और इसीलिए ये जो चारों रिएक्शन है नॉन मेटल्स की हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, ये जनरल इक्वेशन है, इसी के हिसाब से ये रिएक्शंस जो है वो होती हैं. तो अगर हम चाहें तो हम कर भी सकते हैं कि कैसे बैलेंस हुई है, ये भी आ जाएगा. ठीक है, ये 48 होगा, ये 20 होगा और ये 4 होगा. तो these are the oxidation of non metals by nitric acid and these reactions are also very important.
तो नाइट्रिक एसिड की जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ की रिएक्शन है, मेटल्स की 2 हैं बुक में, एक जिंक की, एक कॉपर की, और ये 4 नॉन मेटल्स की हैं। ये हमारे लिए जो है बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ये। तो ये जो है हमें करनी है।